चलो भाई, तो शुरू करते हैं आज की क्लास 9 का ग्रेविटेशन का अगला लेक्चर लेके आ गया हूं मैं। पिछले लेक्चर में मैंने बात करी थी कि कैपलर ने अपने कौन से नियम दिए थे, वो 3 नियम क्या थे, उसको हम एक रिकैप दे देंगे आप लोगों को, चिंता मत करिए। और आज का हमारा मेन उद्देश्य होगा कि न्यूटन सर कैसे बता पाए कि जो फोर्स होगा वो स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसी कैपलर के तीसरे नियम के कारण न्यूटन सर ये एक्सप्लेन कर पाए कि हमारा जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। तो शुरू करें, तो शुरू करते हैं। तो जैसे आपको पता है कि हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्स क्या होता है आपको पता ही है कि जिसके 2 फोकाई होते हैं, और इलिप्स को समझाया है मैंने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से। जिसने नहीं समझा है पिछला लेक्चर देख के आ जाओ, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा इलिप्स है और इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं किसी भी प्लैनेट की अगर हम बात कर लें, कोई सा भी प्लैनेट है। लेकिन ये डिस्टेंस इक्वल नहीं होता है, लेकिन उन्होंने कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि पहला लॉ जो है वो क्या है कि इलिप्टिकल ऑर्बिट है। अब इलिप्स क्या होता है, तो हम इसको अगर इसको थोड़ा सा खींच दें तो इलिप्स बन जाएगा। अब ये खींचने पर क्या होता है वो समझो। तो एक्चुअली हमने इलिप्स कैसे बनाया वो देखो। मान लीजिए कि हमारे पास ये पॉइंट है, हमारे पास मान लीजिए ये पॉइंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट को मैं इसके पहले फोकाई से ज्वाइन कर दूं और दूसरे फोकाई से ज्वाइन कर दूं, तो ये जो लेंथ आएगी वो होगी L1 और ये जो लेंथ आएगी वो होगी L2। अब मैं किसी और पॉइंट की बात कर लेता हूं, तो मैं यहां पर एक डिफरेंट पॉइंट ले लेता हूं, मैं मान लेता हूं येलो कलर से। तो यहां पर मैंने एक पॉइंट और ले लिया, तो इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर देता हूं, इस पॉइंट से इसको ज्वाइन कर देता हूं, तो यहां पर आएगी L3 और L4। अब खूबसूरत बात यह है कि इलिप्स की डेफिनेशन ये कहती है कि सरकमफ्रेंस पे, इलिप्स के सरकमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट्स ले लो और उस पॉइंट को दोनों फोकाई से ज्वाइन कर दो, तो जो लेंथ आएगी L1 और L2 किसी एक पॉइंट, पहले पॉइंट से यानी पॉइंट A और यह है पॉइंट B, तो इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, दूसरे पॉइंट की L3 और L4 के, यानी L3 और L4 जो कि किसके बराबर आएंगे, कांस्टेंट। ये किसी भी पॉइंट की बात की जा रही है, किसी भी पॉइंट की बात की जा रही है, मतलब हम इलिप्स के अंदर, सरकमफ्रेंस के अंदर कोई सा भी पॉइंट ले लें, जो L1 प्लस L2, L3 प्लस L4, L5 प्लस L6 वैल्यू कैसी होगी, कांस्टेंट। यही इलिप्स की एक्चुअली में डेफिनेशन है, ठीक है। तो समझते हैं आगे, और हमको समझ में आया कि जो प्लैनेट्स हैं वो मोशन कैसा कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन ना करते हुए इलिप्टिकल मोशन कर रहे हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन। और सन कहां पर बैठा हुआ है, किसी भी एक फोकाई पर बैठा हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अगर बात करी जाए तो नेक्स्ट सेकेंड लॉ की, तो सेकेंड लॉ क्या बोलता है सर, सेकेंड लॉ बोलता है कि कैपलर ने सेकेंड लॉ कैसे दिया कि भाई किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर, हम किसी भी टाइम इंटरवल की बात करते हैं, जैसे A से B, D से C, C से D और E से F, ये सब कांस्टेंट टाइम इंटरवल है, मतलब सबका एक एक दिन हो सकता है, एक एक महीना हो सकता है। ये इक्वल एरिया स्वैप करेंगे, जो भी प्लैनेट्स हैं वो इक्वल एरिया स्वैप करेंगे, सबका एरिया कैसा आएगा, इक्वल। यानी ट्राइंगल का अगर हम एरिया निकालें तो वो कैसा आएगा, इक्वल। इस ट्राइंगल का एरिया निकाला जाए तो इसके बराबर आएगा, इस वाले ट्राइंगल का एरिया, सबके सारे ट्राइंगल्स का एरिया बराबर आएगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। तीसरा नियम बहुत इंपॉर्टेंट था और उसी नियम ने हमारे न्यूटन सर को बहुत अच्छे से प्रेरित किया, उत्साहित किया, मोटिवेट किया और उनकी मदद ली तीसरे नियम की कैपलर के, जिससे वो यह सिद्ध कर पाए कि जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी दो ऑब्जेक्ट का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के, स्क्वायर के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हो गया हमारा। अब हमने तीसरे नियम की बात करते हैं। तीसरा नियम क्या था, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। मैंने आपको बताया भी है, तो बहुत जल्दी जल्दी फटाफट इसको देख लेते हैं कि टी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होता है, आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। देखो ध्यान से फटाफट लिखो। और आर क्या है, एवरेज डिस्टेंस है। अब क्या होता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमने से डिस्टेंस जो होता है सैटेलाइट प्लैनेट्स का, वो सन से चेंज होता रहता है। तो हमने उन सारे डिस्टेंस को एक कांस्टेंट डिस्टेंस माना है, उसको हम बोलते हैं एवरेज डिस्टेंस। और टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट, किससे, सन से। बहुत शानदार। तो देखो ये R1 है, ये R2 है, ऐसे ही हमने टी लिया है। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में बहुत अच्छा, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, T1
तो अगर हम बात करें टी स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यूब, बहुत अच्छे से समझा दिया था मैंने, और ये कांस्टेंट होगा, चाहे T1 की बात कर लें, चाहे T2 की बात कर लें, चाहे T3 की बात कर लें, T1 R1, T2 R2 और T3 R3, किसी भी प्लैनेट की बात कर लो जो अलोंग एलिप्टिकल ऑर्बिट चक्कर लगा रहा है सन के, वो कांस्टेंट आएगा। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आया, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में जो बात करने जा, स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस या एवरेज डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। अभी मैं इसकी बात नहीं करूंगा, ग्रेविटी की मैंने बोला था वैसे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन आज मैं जो लेक्चर बढ़ाने वाला हूं उसमें मैं बताने वाला हूं कि किस तरह से न्यूटन सर की हेल्प की गई केपलर के द्वारा टू एक्सप्लेन व्हाट, टू एक्सप्लेन F इज इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ बना, लेकिन इस लॉ के पीछे केपलर के तीसरे नियम की कहानी थी, जो कि ये बताता है कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। तो कैसे बताया? तो हमारा तीसरा नियम क्या है केपलर का? केपलर का तीसरा नियम है कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब वेयर आर इज द मीन डिस्टेंस या एवरेज डिस्टेंस। ठीक है, और अगर हम बात करें टी की, तो टी क्या है? टाइम पीरियड। टी क्या है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब कि एक पूरा कंप्लीट चक्कर, एक कंप्लीट चक्कर कितने समय में लगेगा। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए जब उनने एवरेज डिस्टेंस या मीन डिस्टेंस ले लिया, तो मान लीजिए यहां पर हमारा सन बैठा हुआ है। ठीक है, ये हमारा सन बैठा हुआ है, इसके एक्सक्यूज मी, अब इससे हमने एवरेज डिस्टेंस ले लिया r, और चक्कर लगा रहा है प्लैनेट एक किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में। अगर एवरेज डिस्टेंस मीन डिस्टेंस है, यानी मीन डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो हम ये मान के चलेंगे कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में नहीं, किसमें? सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है प्लैनेट, अगर एवरेज डिस्टेंस लिया है तो। मान लीजिए वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो सब जगह r की ही वैल्यू आएगी, यहाँ पर r ही वैल्यू आएगी, है ना? यही हमको समझना था। तो देखा जाए तो हमारा जो ये f इज इक्वल टू, जो हमारा f है वो क्या है? f इज इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर जो हमारा आया है, वो किसकी मदद से आया है? टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब की वजह से आया। अब ये कैसे आया है वो समझना है, 2-3 कंसिडरेशन होंगे, बिल्कुल आसानी से समझा दूंगा, चिंता मत करो। तो जो कंसिडरेशन है वो सुन लो, बिल्कुल ध्यान से सुन लो कि मान लीजिए सबसे पहले तो हमारे पास हमारा प्लैनेट है जो कि चक्कर लगा रहा है किसके? सन के। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा सन है और ये हमारा प्लैनेट है जो कि चक्कर लगा रहा है सन के इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ये हमने कंसीडर्ड किया क्योंकि हमने एवरेज डिस्टेंस, मीन डिस्टेंस आर लिया जो कि कांस्टेंट होगा, तो सर्कुलर हो गया। अब ये हमारे पास जो आर डिस्टेंस आया है, और आपको तो पता ही है जो सर्कुलर मोशन होगा वो किसकी वजह से होगा? फोर्स की वजह से, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, मैंने पिछली क्लास में बता दिया है, एफ सी के बराबर। और यहाँ पर एक एक्सेलरेशन होता है जो कि होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर, और यहाँ पर एक लीनियर वेलोसिटी होती है जो हम बोलते हैं वी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि एक पूरा चक्कर लगाने में एक प्लैनेट को सन के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो हमने उसको बोल दिया टाइम पीरियड। क्या बोल दिया? टी। हमने ले लिया उसका टाइम पीरियड, हम उसको कैपिटल टी ले लेते हैं। ठीक है, हमने इसका टाइम पीरियड ले लिया। अब हमें फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करना है वो सुनो। हमें फॉर्मूला इस्तेमाल करना है एवरेज वेलोसिटी का। किसका? एवरेज वेलोसिटी का। हालांकि वेलोसिटी चेंज होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो चेंज नहीं होगा। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा जल्दी बताओ? सर्कुलर मोशन में टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा प्लैनेट सन के? तो टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगा वो करेगा 2πr। बिल्कुल सही सर, 2πr करेगा। तो हमने यहाँ पर स्मॉल r ले लिया है, कैपिटल R नहीं लिया, हमने स्मॉल r लेके चल रहे हैं। जो डिस्टेंस है वो एवरेज डिस्टेंस है। ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो हमने ले लिया t। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। अगर हम इसको टोटल टाइम और ये एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v विच इज लीनियर वेलोसिटी या टेंजेंशियल। ये मैं ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि ये टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है। बिल्कुल सही। तो v इज इक्वल टू 2πr अपॉन टी। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही, चल रहा है।
अगर मैं यहां से कांस्टेंट हटाऊं तो प्रोपोर्शनलिटी लगा सकता हूं, v इज प्रोपोर्शनल टू r बाय t। बिल्कुल सही, ये हमारी पहली इक्वेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है क्योंकि यहां पर दिया गया है v, r और t का रिलेशन। ठीक है, अब मुझे f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर कैसे होता है यह सिद्ध करना है। इंपॉर्टेंट बात यह है, f इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर क्यों होता है, 1 अपॉन r स्क्वायर ही क्यों होता है। तो आपको एक चीज तो पता है, जो फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स इज इक्वल टू एक्चुअली मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। बोलो हाँ या ना। और यहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी लग रहा है, तो अगर मास कांस्टेंट मान लें तो f इज प्रोपोर्शनल टू a, जो कि होगा a के प्रोपोर्शनल। फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा, a के प्रोपोर्शनल। अब मुझे a का रिलेशन चाहिए था, तो इस 9th क्लास में आपको सिर्फ एक रिलेशन याद करना होगा। मैं क्या कह रहा हूं, इस 9th क्लास में आपको सिर्फ एक रिलेशन याद करना होगा। एक रिलेशन, क्या बता रहा हूं मैं, 9th क्लास में आपको सिर्फ एक रिलेशन को याद रखना होगा। अभी इस अवस्था में हम उसको प्रूफ नहीं करेंगे, हम सिर्फ उस रिलेशन का याद करेंगे। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो होती है उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी के स्क्वायर अपॉन उसके बीच के डिस्टेंस के बराबर। ठीक है, मतलब a की वैल्यू किसके बराबर होगी, v स्क्वायर बाय r। ये क्लास 11th का बहुत अच्छा डेरिवेशन है। इस स्थिति में हम डेरिवेशन नहीं कर सकते, तो हमें इसका फॉर्मूला याद करना होगा कि a की वैल्यू किसके बराबर होगी, v स्क्वायर अपॉन r के। बोलो यस और नो। तो अगर मैं कहूं कि a इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, यस और नो, a इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, तो f अगर प्रोपोर्शनल है a के तो f प्रोपोर्शनल होगा v स्क्वायर बाय r के। क्यों, क्योंकि हमने a की जगह क्या रख दिया, v स्क्वायर बाय r, जहां v क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, r क्या है, एवरेज डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट एंड द सन। क्लियर, बहुत सही। अब एक बात बताओ कि v की वैल्यू प्रोपोर्शनल है r अपॉन t के, तो हमें v स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें स्क्वायरिंग कर दो, तो v का स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा r का स्क्वायर अपॉन t का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सही सर, t के स्क्वायर के भी प्रोपोर्शनल होगा, यानी v का स्क्वायर, अगर v प्रोपोर्शनल है r बाई टी तो v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। अब मुझे एक काम करके दे दो कि क्या मैं v स्क्वायर की जगह r स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर लिख सकता हूं। बोलो हाँ या ना। क्या मैं v स्क्वायर की जगह r स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर लिख सकता हूं, यस और नो, यस और नो। अरे भाई, इस v स्क्वायर की वैल्यू, ये v की वैल्यू कितनी थी, r बाई टी, v की वैल्यू कितनी थी, r बाई टी, तो क्या मैं v स्क्वायर की वैल्यू r स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर लिख सकता हूं, हाँ या ना। बस इतना बता दो, अब लिख सकता हूं। तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, r स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर के, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल v स्क्वायर की जगह, और नीचे एक r चल ही रहा था, एक r चल रहा था, है ना। अरे बोलो ना यार, v की वैल्यू r बाई टी थी, v स्क्वायर की वैल्यू r स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगी। बोलो हाँ भाई, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू किसके बराबर थी, 2 पाई r अपॉन टी, 2 पाई r अपॉन टी। तो f इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, जहां v स्क्वायर की मैंने वैल्यू निकाली है। अब मुझे लेके आना है f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। ये ध्यान रखना, देखो कितना मजा आ जाएगा। अगर मैं इस r से इस r को उड़ा दूं तो कितना बचेगा, एक r बच जाएगा, और r f इज इक्वल टू 1 r अपॉन टी, यस और नो, यस और नो। अब t की वैल्यू मुझे हटानी है, बस मेरे को t की वैल्यू हटानी है, जहां से मैं खेल कर जाऊंगा इस क्वेश्चन का। t की वैल्यू अगर मैं हटा देता हूं तो मेरा क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। अब बताओ प्रोपोर्शनलिटी कैसे लेके आएंगे, f इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन से लेके आ गए, जल्दी बताओ, f इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन से लेके आ गए। तो भाई r और t का रिलेशन कैसे निकलेगा, r और t का रिलेशन, f इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन तो आ गया, लेकिन r इज इक्वल टू r और t का रिलेशन कैसे निकाला लूं, r और t का। तो भाई साहब यहां पर आ गया माहौल, यहां पर आ गया केपलर का नियम, और केपलर के नियम ने पूरी कमर तोड़ दी इस पूरे, बस यहीं तो अटक रहे थे। f इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर हमारे पास आ गया था। बोलो हाँ ना, सॉरी, f इज इक्वल टू f इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर अपॉन r आ गया था। अब f इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर थी, r स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, तो ये हो गया r स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू r। अब मेरे को क्या करना था, मुझे इस टी स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी थी। अगर मैं टी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देता मुझे आंसर मिल जाता। तो भाई टी स्क्वायर की प्रोपोर्शनल किसके साथ था, केपलर के नियम ने बता दिया। तो f इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर की वैल्यू r स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर की वैल्यू r क्यूब इंटू r।
आर क्यूब इंटू आर। तो देखो एक आर से एक आर कैंसिल, एक आर से स्क्वायर बचा, तो कितना बचा, एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यहां से न्यूटन सर, यहां से न्यूटन सर ने बहुकाल ला दिया। वो बहुकाल कैसे लाया, ऐसे ही लेके आया भाई। ठीक है, समझ में आ गया।